नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हमारे साथ हार्दिक उप्रेती जी जुड़ रहे हैं। हार्दिक उप्रेती जी ने अभी बहुत सारे इंटरव्यू क्लियर किए हैं। गेल का इंटरव्यू क्लियर किया है, एनपीसीएल का इंटरव्यू किया है, एसआरएफ का इंटरव्यू क्लियर किया है, इसके अलावा बार्क का रिटन एग्जाम भी क्लियर किया है। तो बहुत सारे एग्जाम अभी क्लियर किए हैं, जस्ट वो पास आउट हुए हैं एनआईटी से। तो इस वीडियो में हम लोग उनसे उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ताकि जो फ्यूचर एस्पायरेंट्स हैं उनको मदद मिल सके और उनको पूरा सिलेक्शन प्रोसेस पता चल सके। कुछ इंटरव्यू उन्होंने कैंपस इंटरव्यू क्लियर किए हैं, तो कैंपस में गेल का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका भी आइडिया लगेगा। एसआरएफ भी कैंपस में जाती है बहुत सारी कॉलेज में, तो उसका भी प्रोसीजर का पता चलेगा। इसके अलावा गेट के थ्रू उन्होंने एनपीसीआईएल का इंटरव्यू क्लियर किया है, बार का रिटन एग्जाम क्लियर किया है। तो बहुत सारे एग्जाम्स का इस वीडियो में हम लोग उनके साथ डिस्कशन करेंगे। तो हार्दिक जी, आपका इस चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद सर। थैंक यू। अच्छा, अभी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे गेल का सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो आप बताइएगा कि गेल का सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा चल रहा है कॉलेज में और आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में भी आप बताइएगा। नमस्कार सर। सर गेल हमारे कॉलेज में लगभग जनवरी में आई थी, जनवरी के आसपास। उस समय वो खाली मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए ओपन थी, केमिकल ब्रांच के लिए उस समय ओपन नहीं थी। फिर वो केमिकल के लिए मतलब हमारे कॉलेज में लगभग मार्च में ओपन हो गई थी। उन्होंने कहा कि अब हम केमिकल के लिए ओपन है, तो सबसे पहले उनका कॉलेज में जब जाती हैं तो उनका सबसे पहला राउंड होता है हमारे में सीजीपीए बेस्ड कट ऑफ। तो उनने सीजीपीए और कैटेगरी, तो मतलब कैटेगरी और सीजीपीए के बेसिस में उनने टोटल 7 लोग इंटरव्यू के लिए कॉल किए थे। इसके बाद क्या अच्छा, बोलते हैं, तो डायरेक्ट होता है आपका कितना सीजीपीए था? सर मेरा सर 9.19 सीजीपीए था। आपका कॉलेज क्या है? एनआईटी? सर कर्नाटक, सूरतकल। एनआईटी सूरतकल से ना? तो आपके यस सर। आपके कॉलेज में सबसे मिनिमम सीजीपीए तक कितना पे सिलेक्शन हुआ था? सर सर जनरल कैटेगरी में सर 7.8 सीजीपीए वाला भी इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था। ओनली 7 में इस, 7 ही लोग सेलेक्ट हुए थे, उसमें 7.8 तक सेलेक्ट हो गया था? क्योंकि सर साउथ सर हो गया था, क्योंकि ज्यादा लोगों ने भरा भी नहीं था सर। और उसके भी सर ज्यादा लोगों को शायद मतलब साउथ में सर ज्यादा ट्रेंड रहता है कि मतलब ज्यादा लोग हायर स्टडीज को जाएं, तो उसमें ज्यादा लोगों ने भरा भी नहीं था, तो इसलिए 7.8 वाले ने भरा था, तो उसको भी कॉल आ गया था इंटरव्यू से। अच्छा, ठीक है। और कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया था? सर कैटेगरी का मतलब 7 से ऊपर ही था सर, 7.2 तक रहा होगा सर शायद। अच्छा, ठीक है। तो इसके बाद फिर डायरेक्ट इंटरव्यू राउंड था। और सर इस समय मतलब कहीं उनने ऑफलाइन में उधर कहीं बुलाया नहीं था अपनी तरफ, मतलब ऑनलाइन ही इंटरव्यू हुआ था। अच्छा। तो फिर ऑनलाइन इंटरव्यू में सर फिर सारे मतलब इसमें एक भी एचआर सवाल नहीं पूछे गए थे गेल के इंटरव्यू में। सारे के सारे टेक्निकल सवाल पूछे गए थे। तो सबसे पहले तो जैसे उन्होंने पूछा कि मतलब इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया। इसके बाद सर इन्होंने मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में पूछा। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मैंने बता मतलब उसके बारे में 2 सवाल पूछे, बहुत ईजी थी। उनने कहा कि तुमने एसपेन प्लस, मतलब मेरा प्रोजेक्ट था एसपेन प्लस सिमुलेशन फॉर बायोगैस प्रोडक्शन। तो उन्होंने कहा कि इसमें कितनी बायोगैस बनी थी। मुझे भी याद नहीं थी, मैंने अंदाजे से कह दी सर इतनी बनी थी, अभी मुझे वो भी नहीं याद कितनी बनी थी। उन्होंने कहा ठीक है ठीक है। फिर फीड स्टॉक क्या था मैंने बता दिया सर, काओ मैन्योर था उसमें। ठीक है, फिर बस इतने ही सवाल मेरे प्रोजेक्ट से पूछे थे। इसके बाद इन्होंने पूछा व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, मैंने बता दिया फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स जैसे ही मैंने उनसे बोला, उन्होंने कहा कि वाई फ्लूइड मैकेनिक्स इज द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द पीपल। मैंने फिर बताया कि सर क्या बोलते हैं मतलब क्या बोलते हैं, शायद वो इजी सब्जेक्ट है और शुरू फर्स्ट मतलब केमिकल में सबसे पहला सब्जेक्ट वही है जो लोगों को पढ़ाया जाता है। 11 12 में भी उसका बेस थोड़ा बहुत बना रहता है, तो वो ज़्यादा लोगों को ईजी रहता है। ठीक है। इसके बाद इन्होंने पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लोअर एंड कंप्रेसर। तो मैंने फिर बता दिया कि सर मतलब ये वैसे मैकेनिकल का टॉपिक है, तो फिर भी मैंने अंदाजे से बता दिया कंप्रेसर में शायद हाई प्रेशर लगेगा सर, और ब्लोअर में कंप्रेसर मतलब थोड़ा कम प्रेशर पे करेगा। उनने कहा कि ये मतलब दोनों गैस के लिए होते हैं। तो मैंने कहा हाँ सर ये दोनों गैस के लिए होंगे। फिर इन्होंने पूछा व्हाट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी, मैंने बता दिया। फ्रिक्शन फैक्टर पूछा इनने, व्हाट इज फॉर्म फ्रिक्शन, व्हाट इज ड्रैग कोफिशिएंट। फिर इन्होंने पूछा व्हाट इज क्रीपिंग फ्लो, ये सब फ्लूइड मैकेनिक्स से पूछ रहे हैं। और फिर इनने पूछा कि क्रीपिंग फ्लो में रेनॉल्ड नंबर कितना होता है। मैंने सर बताया कुछ अंदाज सर, रेनॉल्ड नंबर बहुत कम होता है, 1 या ऐसा एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं थी मेरे को। फिर मैंने बोला 1 से कम या 0.01 से कम, ऐसे करके कुछ। उनने कहा कि अगर इतना कम रेनॉल्ड नंबर है तो फ्लो कैसे हो रहा है उसमें। तो इसका आंसर मुझे उनने कुछ ऐसा बोला था कि मतलब डिफॉर्मेशन की क्योंकि कम डिफॉर्मेशन नहीं, क्योंकि डिफॉर्मेशन हो रहा है उसकी वजह से फ्लो होता है। ये मुझे समझ में नहीं आया, कहीं ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट होगा, ये मुझे भी नहीं पता था। उनने आंसर कुछ आंसर बताया डिफॉर्मेशन की वजह से फ्लो हो रहा है, ऐसा कर कुछ बोला। फिर मैंने आईयूसीएल मथुरा रिफाइनरी में ट्रेनिंग की थी, तो उसके ऊपर उन्होंने सवाल पूछे कि तुमने वहाँ पे क्या सीखा।
मैंने बताया सर प्रोडक्शन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अलग अलग यूनिट को देखा था। फिर उनने बोला कौन कौन सी यूनिट को, मैंने 2-4 यूनिट के नाम बताया। उन्होंने कहा ठीक है, हाइड्रो क्रैकर यूनिट के बारे में कुछ बताओ। तो क्या बोलते हैं सर, मैंने आपकी वीडियो तो देखी रखी थी रिफाइनरी, सर वो जो आपकी यूट्यूब पे वीडियो है रिफाइनरी ऑपरेशन वाली, वो सर मैं मानता हूँ सर बहुत बढ़िया वीडियो है, जिसने रिफाइनरी में ट्रेनिंग कर रखी है और केमिकल ब्रांच का है, तो उसके इंटरव्यूज में अधिकतर सवाल उसी से पूछे जाएंगे, या सारे खाली वो देख के चले जाए तो वैसे ही बता देगा। तो मैंने हाइड्रोक्रैकर के बारे में बता दिया। फिर उन्होंने पूछा कि क्रैकिंग रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। मैंने उनसे बोला सर क्या बोलते हैं ये रीजनरेशन प्रोसेस तो एक्सोथर्मिक होता है और क्रैकिंग एंडोथर्मिक होती है। फिर उन्होंने वापस भी पूछा पक्का बोल रहा है एंडोथर्मिक होती है। फिर मैंने कहा हाँ सर यही बोल रहा हूँ। तो अब पता नहीं है सही था क्या नहीं, मेरे को नहीं एकदम से नहीं, याद वो नहीं आ तो रहा था। सही नहीं था। वो तो सही अच्छा नहीं नहीं था। था ना सर। वो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तभी हाइड्रोक्रैकर में क्रैकिंग ना एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसीलिए वहां पे क्वेंचिंग का जरूरत पड़ता है, अदरवाइज टेम्परेचर बहुत बढ़ता जाता है। जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है स्टीम रिफॉर्मिंग रिएक्शन, जहाँ से हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। इसके बारे में मैंने वो अच्छा। जो सीरीज जो आप बोल रहे हो ना, उस सीरीज में मैंने क्लियरली हाँ। बताया भी था कि जहाँ भी हाइड्रोजन अच्छा। प्रोडक्ट साइड में रहता है ना, वहां पे हाँ हाँ हाँ। एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, और रिएक्टेंट साइड में रहता है वो एक्सोथर्मिक होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। एक वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में ये बात बैठता नहीं है, वो स्लाइटली एक्सोथर्मिक हो जाता है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में। तो अच्छा, ये क्रैकिंग रिएक्शन मतलब एक्सोथर्मिक है। मोस्टली क्रैकिंग रिएक्शन अच्छा अच्छा। एक्सोथर्मिक होता है, हाइड्रो क्रैकिंग रिएक्शन जब हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में है तो एक्सोथर्मिक है। लेकिन अगर एफसीसी में देखा जाए तो वो क्रैकिंग रिएक्शन है और वो एंडोथर्मिक है। तो अच्छा अच्छा, डिपेंड तो करता मैंने है। फिर वहां पे गलत ही बोला था। वो लोग भी कुछ पूछ रहे थे, फिर भी मैंने क्या बोलते हैं कहा कि एंडोथर्मिक है। उन्होंने कहा ठीक है चलो। फिर क्या बोलते हैं, फिर उनने वापस फ्लूइड मैकेनिक्स पे आ गए, पूछा व्हाट इज एनपीएसएच, तो एनपीएसएच तो इजी बता दिया। व्हाट, फिर हाउ, मतलब क्या बोलते हैं, मैंने बोला कि इट विल टेल हाउ फार वी आर फ्रॉम कैविटेशन। फिर उन्होंने पूछा कि हाउ इट विल टेल हाउ फार वी आर फ्रॉम कैविटेशन, ऐसे करके। फिर उन्होंने कैविटेशन की डेफिनेशन पूछी। फिर बोला कि कैविटेशन क्यों होता है, तो मैंने सब बता दिया सर। वो सर आपकी पंप की सारी प्लेलिस्ट में देख के गया था। तो सर क्या बोलते हैं, फिर उन्होंने पूछा हीट ट्रांसफर से पूछा कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन, ये तो बहुत इजी आराम से बता दिया। फिर उन्होंने क्या बोलते हैं कि बोला कि गिव द एग्जांपल वेयर ऑल ऑफ देम आर सीन साइमल्टेनियसली। ये तो सर बुक में वही आग वाला एग्जांपल दे दिया सर, उसमें रॉड लगा के रखते हैं वो सब वाला एग्जांपल दे दिया। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर बता दिया मैंने। और इन शेल एंड ट्यूब, अगर हम 1 2 और 1 4 कहते हैं, 1 2 1 4 क्या है, उसमें क्या शेल एंड ट्यूब है, मैंने बता दिया सर। फिर क्या बोलते हैं, इन्होंने पूछा कि फ्लो मीटर के बारे में पता है। वैसे फ्लो मीटर के बारे में सर क्या बोलते हैं कम आप ही के वो इंटरव्यू की सीरीज में मुझे देखा था, वरना मतलब ओरिफिस वोरिफिस तो पता ही थे। आपने मास फ्लोमीटर तक पढ़ा रखे थे, मैंने वो सब भी पढ़ रखे थे। तो उन्होंने पूछा फ्लोमीटर के बारे में जानते हैं, मैंने कहा हाँ सर जानता हूँ। इन्होंने कहा कि कितने तरह के फ्लोमीटर जानते हैं, तो मैंने सर ऊपर से शुरू किया सर हम मास फ्लोमीटर और क्या बोलते हैं ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लोमीटर, 2 तरह के फ्लोमीटर जानते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि कोयरोलेस फ्लोमीटर को किस तरह का फ्लोमीटर होता है, मैंने कहा सर मास फ्लोमीटर। उन्होंने कहा सही है ठीक है। फिर इनने थोड़ी बहुत मतलब गेल के बारे में नॉलेज पूछी कि क्या बोलते हैं तुम गेल के बारे में क्या जानते हो। मैंने सर बता दिया कि गेल बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की, मतलब पढ़ के गया था। उनने खुद भी कहा था कि पहले गेल के बारे में पढ़ के आना, वेबसाइट से मैं पढ़ के भी गया था। गेल मैंने बता दिया 50% कुछ नेचुरल गैस इंडिया में होल्ड करता है, और अभी भूल भी गया हूं बहुत सारे फैक्ट। और ये इतना इसका वो है कारोबार, और ये है वो है। फिर इन्होंने बताया कि अच्छा उसके साथ मैंने फिर वर्टिकल जो फील्ड होते हैं मतलब क्या है कुछ हाइड्रोकार्बन और ये सब मैंने बताया था। उन्होंने कहा अच्छा रिन्यूएबल फील्ड के बारे में, रिन्यूएबल एनर्जी में हमारा कितना योगदान है। फिर मैंने बताया सर इतना मेगावाट आप सोलर से बना रहे हैं, इतना मेगावाट आप उससे बना रहे हो। वो खुश हो गए, अरे भाई बहुत जानता है। बस इतना इंटरव्यू चला था। फिर उसके बाद ये तो, इंटरव्यू खत्म हुआ और फिर तो रिजल्ट आ पूरा गया। इसको अगर मैं समराइज करूँ तो एक तो आपके प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए, और एक बेसिक्स यस सर। केमिकल इंजीनियरिंग के जो कि बुक्स में हाँ अगर सर, आप केमिकल इंजीनियरिंग पूरा गेट पूरा की तैयारी टेक्निकल करते हैं या बेसिस है। नॉर्मल आप कोर्स करिकुलम भी किए हैं तो एक, और बाकी आपका यस सर। प्रैक्टिकल पार्ट वो तो मेरे वीडियो से हो गए हैं। तो और यस सर। उसके यस बाद सर। जिस कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा, हाँ तो यस सर। इंटरव्यू यस सर। मोटा मोटी तो अच्छा ही था। ठीक है। यस सर। अब हम लोग बात करेंगे कि आपका कैंपस में एक और प्लेसमेंट हुआ था एसआरएफ में। अच्छा, आपके कैंपस हाँ में यस क्या सर। अलाउड है क्या कि एक बार प्लेसमेंट हो गया तो दोबारा बैठ सकते हैं, ऐसा क्या अलाउड है? यस सर, हमारे कैंपस में ऐसी पॉलिसी है कि मतलब एक बार तुम्हारा प्लेसमेंट, मतलब अलग अलग कैटेगरी बना रखी है। पीएसयू की एक अलग कैटेगरी है, अगर हमारा पीएसयू में नॉन पीएसयू में हो रखा है तो उसके बाद अगर पीएसयू आती है वापस तो हम पीएसयू में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा अच्छा, ही मेरे साथ हुआ था। तो आपको गेल कितना पैकेज दे रहा था वहां पे कैंपस इंटरव्यू से? सर बराबर दे रहा है गेट के सर, बेसिक 60। अच्छा, और इधर एसआरएफ? सर एसआरएफ का सीटीसी आया था 6 lakhs पर एनम। अच्छा, उसमें क्या, उसका क्या प्रोसीजर था? सर उसमें प्रोसीजर था कि मतलब उसमें एक ऑनलाइन, मतलब सबसे पहले तो ऑनलाइन टेस्ट किया था। ऑनलाइन टेस्ट में सर 2 बार, मतलब एक आधे घंटे का पेपर लिया था एप्टीट्यूड, उसके बाद एक और आधे घंटे का पेपर लिया था टेक्निकल। एप्टीट्यूड राउंड तो सर बहुत ईजी था। एप्टीट्यूड राउंड तो मतलब बहुत बिल्कुल
अगर गेट की भी तैयारी कर रहे हो, गेट से क्या, वो तो 11-12 के जिसे मैं नॉर्मल एप्टीट्यूड बहुत ही इजी था, तो मतलब वो तो लगभग मैंने सारे सवाल बना दिए होंगे, खाली टिक मारने वाले थे एमसीक्यू वाले। टेक्निकल जो उनका टेक्निकल राउंड था, मतलब एसआरएफ वालों का, तो टेक्निकल राउंड जो रिटर्न था वो था तो एमसीक्यू, लेकिन वो मतलब कह सकते हैं कि गेट से भी हाई लेवल का था। मतलब गेट से हाई लेवल का तो नहीं कहेंगे, वो सिलेबस ही अलग था। वो मल्टी कंपोनेंट डिस्टिलेशन से अधिकतर सवाल पूछ रहे थे सर, कि जैसे मतलब अब सवाल भी याद नहीं है, मल्टी कंपोनेंट डिस्टिलेशन में सर ये इक्वेशन को यहाँ से जोड़ दें, पता नहीं क्या क्या सवाल पूछ रहे थे, तो वो बहुत कठिन था। उसमें मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो इन दोनों को मिला के जो फाइनल उनने शॉर्ट लिस्ट निकाली होगी, वो एप्टीट्यूड के बेसिस पे मेन मेरिट लिस्ट बनी होगी। इसमें टेक्निकल में मुझे लगता नहीं है किसी ने कर भी पाए होंगे, वो पढ़ाते भी नहीं है बीटेक में, वो एमटेक वेमटेक का कहाँ का पूछ रहे थे पता ही नहीं था। वो मल्टी कंपोनेंट डिस्टिलेशन के डिजाइन से सवाल पूछ रहे थे अधिकतर, तो और थोड़े बहुत तो इजी पूछ रहे थे। वो भी इजी नहीं थी, वो भी कठिन ही थे। तो इसमें मैंने सर फिर ये टेस्ट क्वालिफाई कर दिया था। ये भी कई लोगों ने फिर इंटरव्यू में बुलाया गया था। इंटरव्यू में सर पहला राउंड हुआ था एचआर इंटरव्यू, वो आधे घंटे हुआ था। उसमें भी उनने ऐसे ही पूछा था कि अपनी फैमिली के बारे में बताओ, वीकनेस बताओ, ये वो सो जो एचआर क्वेश्चन होते हैं। फिर उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू हुआ। टेक्निकल इंटरव्यू क्यों सर, ये क्योंकि सर इसमें मेरे को प्रोफाइल वो प्रोसेस डिजाइन की प्रोफाइल थी, तो इनने अधिकतर सवाल डिजाइन से पूछे। अच्छा, पहले तो इनने वही रिफाइनरी में, क्योंकि मैंने वो कर रखा था, तो सर उन्होंने वही पूछा। इस समय भी जब इसमें प्लेसमेंट होता तब भी मैं एक दिन पहले 2 दिन पहले वो पूरी वीडियो देख के गया था आपकी लेक्चर से। उनने पूछा कि अच्छा ठीक है, तुमने वहाँ पे क्या देखा, फिर मैंने वही बता दिया, ये यूनिट देखी। फिर क्या बोलते हैं, अच्छा हाइड्रोक्रैकर यूनिट के बारे में बताओ, तो फिर मैंने बता दिया। अच्छा एफसीसी यूनिट के बारे में बताओ, फिर मैंने वही बताया, जैसे फीड ये होता है, उसका प्रोडक्ट ये होता है, इसमें ये रिएक्शन होती है, ये वो ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोक्रैकर एंड एफसीसी, सर आप ही की वीडियो में आपने अलग से बताया हाइड्रोक्रैकर और एफसीसी में क्या अंतर होता है। कि मतलब हाइड्रोक्रैकर से जो वो बनता है डीजल बनता है, और एफसीसी से जो पेट्रोल मतलब हाइड्रोक्रैकर से जो डीजल बनता है वो मार्केट सेलेबल क्वालिटी का होता है, और एफसीसी से जो पेट्रोल बनता है मार्केट सेलेबल क्वालिटी का नहीं होता है। उसमें फिर वो भी करना, तो ठीक है, उन्होंने कहा सही है, आई डिड, ऐसे करके। फिर मतलब मैंने इनने फिर क्या बोलते हैं, मैंने एक मतलब अपने रिज्यूमे में लिख रखा था, मेरे को DWSIM भी आता है, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है। तो इनने इसमें से पूछा कि अच्छा ठीक है, तुमने कौन सा प्रॉपर्टी पैकेज यूज किया था। मैंने बता दिया सर मैंने क्या NRTL किया था। तो उनने कहा कि बताओ कौन से प्रॉपर्टी पैकेज कब कब यूज करते हैं। सर इतना मेरे को आइडिया नहीं था, मैंने कहा सर सॉरी मुझे ये नहीं आता। फिर इनने फिर सीधे टेक्निकल सवाल पे आ गए, डिजाइन ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम बताओ। ये क्योंकि डिजाइन कंपनी है, तो इनने सीधे डिजाइन ऑफ डिस्टिलेशन पूछा। मुझे पता भी लग भी रहा था ये पूछेंगे, तो पूरा रट के गया था। कुलसन रिचर्डसन के वो जो 14 पॉइंट्स है सब रट के गया था। तो इनने अच्छा, इनने कहा ठीक है। फिर डिजाइन ऑफ हीट एक्सचेंजर बताओ। तो सर हमारे कॉलेज में सर डिजाइन ऑफ हीट एक्सचेंजर तो पढ़ाया नहीं जाता था, हमें वो पढ़ाया जाता था, मतलब चेक ऑफ, मतलब एक बार हीट एक्सचेंजर बना हुआ है तो चेक करके बताओ। मैंने भी सर उनसे कह दिया सर डिजाइन नहीं आता बिल्कुल जीरो स्टेप से, सर चेक करना आता है। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें पढ़ाते नहीं है। मैंने कहा सर नो, हमें नहीं पढ़ाते। तो फिर मैंने चेक का पूरा वो बता दिया। ठीक है, फिर हाउ व्हेन मतलब व्हेन विल यू यूज प्लेट कॉलम एंड पैक्ड कॉलम जनरल, ये तो सब नॉर्मल सवाल है। ठीक है, और व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हाउ विल यू फाइंड द नंबर ऑफ प्लेट्स इन मल्टी कंपोनेंट डिस्टिलेशन। इसका आंसर मेरे को नहीं आता था। वो मल्टी कंपोनेंट डिस्टिलेशन में नंबर ऑफ प्लेट कैसे फाइंड करेंगे, बाइनरी में तो सर मैकेनिकल से करते हैं, मल्टी कंपोनेंट में पूछ रहे थे। मैंने कहा सर पता नहीं, मैंने कह दिया सर वो कुछ पता नहीं, वो कुछ किताब में कहीं पढ़ा था, प्लेट वाइज करते हैं, क्या करते हैं पता नहीं, प्लेट वाइज। मैंने ऐसे कह दिया सर, मैंने कहा वैसे पता है नहीं। फिर एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एल, नहीं, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ LMTD एंड करेक्शन फैक्टर, उसकी सिग्निफिकेंस बता दी। व्हाट इज द डिफरेंट, व्हाट मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ कूलिंग टावर पूछ रहे थे, नेचुरल इंड्यूस्ड फोर्स, ये वर्किंग ऑफ ऑल बता दो कि किसमें ऊपर से पंखा ये वो सो। और मतलब हाउ हाउ डू वी डिस्टिलेशन, मतलब एज्यूट्रोप का डिस्टिलेशन कैसे करेंगे, फिर वही एज्यूट्रोपिक डिस्टिलेशन। और कूलिंग टावर का रेंज और अप्रोच क्या होता है। इतने सवाल उन्होंने पूछे थे, फिर इसमें भी सिलेक्शन हो गया था सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं बार्क के बारे में। बार्क का रिटन एग्जाम और उसका इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। सर बार्क का रिटर्न एग्जाम, गेट का रिटर्न एग्जाम जब हो गया था, उसके लगभग 1-2 महीने बाद रिटर्न एग्जाम हुआ था उसके। और गेट गेट का कह सकते हैं कि बार का रिटर्न एग्जाम में गेट से बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ तक कि ऐसा भी होता है कि गेट गेट तक पढ़ाई करते करते उसके बाद लोग थक भी जाते हैं, तो 1-2 महीने में पढ़ते पढ़ते है नहीं, कहते हैं देखा जाएगा बार्क में क्या होगा, तो वो पढ़ना भी छोड़ देते हैं। और उसका लेवल भी बहुत ईजी आता है, मतलब बार के गेट से नीचे लेवल का आता है। तो उसमें क्या बोलते हैं, एक तरह से सिलेक्शन होना, मैं समझता हूँ अगर तुम थोड़ी पढ़ाई कर रहे हो गेट की, और उधर तुम्हारा थोड़ा बहुत मिस भी हो गया, तो बार्क में होना सरल है। क्योंकि इसमें खाली बार्क में अगर तुम्हें पढ़ाई मतलब एक इंटरव्यू रिटर्न निकालना है, तो खाली गेट के PY की क्वेश्चन करके चले जाओ और कुछ नहीं। वो अधिकतर सवाल सेम, और वैल्यू तक नहीं बदलते हैं, सेम सवाल, खाली टिक मार दो देखते ही कि हमें याद था, हाँ इसका वो आंसर था, कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो उसका क्या बोलते हैं, कुछ कट ऑफ उसकी आई थी, अभी मुझे याद भी नहीं है, शायद मेरे कट ऑफ से 5-6 नंबर ज्यादा ही आए थे। अच्छा 200 का था शायद, 177,
वन जितना भी था मेरे 5-6 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा ही आए थे, तो 300 का था शायद जो भी है। तो उसमें मैंने क्वालिफाई कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि अब आपको मुंबई आना है इंटरव्यू के लिए। तो और इंटरव्यू के लिए फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। इंटरव्यू के लिए मैंने उसमें पढ़ने के लिए सर एक यूट्यूब में सर मैंने वैसे पहले सोचा कि आपके वीडियो से पढ़ लेता हूँ, फिर उन्होंने आपके यूट्यूब चैनल में उतना मुझे रिसर्च मतलब बार के इंटरव्यू के लायक क्वेश्चन लगे नहीं। उनने कोरा पे एक तो कोरा पे मैं क्वेश्चन उनके पढ़ के देखे थे कि उनके बहुत रिसर्च बेसिस के क्वेश्चन आते हैं। तो फिर एक यूट्यूब में अभी अभी एक सीरीज बनी है वो मनीष राजपूत सर की नहीं अन अकेडमी से है वो। अन अकेडमी से एक मनीष राजपूत सर है, उनने एक पूरी बार एनपीसीआईएल की इंटरव्यू गाइडेंस सीरीज पूरी बनाई है। उसमें कितने 15-16 वो हैं क्वेश्चन वो करवाते रहते हैं और थोड़ा मतलब उसी टाइप के हैं बार्क और एनपीसीआईएल के। तो वो मैं वीडियो देख के गया था। तो देख के गया था। फिर उन्होंने क्या बोलते हैं वहाँ जाके उन्होंने क्या पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया और फिर उन्होंने सवाल पूछने शुरू किए। और सवाल भी उसमें क्या बोलते हैं, मेरा इंटरव्यू चला था 1 घंटे 40 मिनट का। मैं समझ रहा था मेरा तो हो ही जाएगा, लेकिन मेरा हुआ नहीं। 1 घंटा 40 नहीं, सॉरी 1 घंटा 20 मिनट तक हुआ था। तो मैं समझ रहा था मेरा हो जाएगा जैसे। तो उन्हें क्या बोलते हैं थोड़े बहुत सवाल उन्होंने ऐसे सवाल शुरू किए कि तुम कहाँ से आए हो, थोड़े 1-2 सवाल उनने खाली एचआर पूछे। उसके बाद पूरा 1 घंटे 20 मिनट तक मेरा लगभग पूरा टेक्निकल इंटरव्यू चला था कि तुम्हें बार के इंटरव्यू के बारे में क्या पता है। मैंने कहा सर बार के इंटरव्यू के बारे में मुझे पता है कि इसमें सर ज़्यादातर सवाल रिसर्च बेस्ड होते हैं और इंटरव्यू की ड्यूरेशन तुम्हारी लगभग 45 मिनट या 1 घंटे चली जाती है। अच्छा ठीक है, तुम क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ के आए हो। फिर मैंने कहा सर मैं मतलब ऑर्डर में बताया मैंने सर ये सीआरई, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स और मास ट्रांसफर ये बताया। अच्छा अभी तक मैं बैठा हुआ था। इनने कहा ठीक है जो जो तुमने बोले वो वहाँ पीछे बोर्ड पे जाके लिखाओ। अब बस इतने 2 सवाल तक मैं नीचे चेयर पे बैठा रहा। इसके बाद पूरा इंटरव्यू हमारा मतलब मेरा खड़े खड़े चला। मैं पूरा ब्लैक बोर्ड में मैं समझा रहा हूँ, वो कह रहे हैं मिटा दो, मैं मिटा रहा हूँ, वो कह रहे हैं लिख दो, मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, उनने कहा कि अच्छा सीआरई में सबसे पहले मैंने सीआरई लिखा था। तो इन्होंने कहा कि ठीक है काइनेटिक्स और मैकेनिज्म के बीच में तुम क्या अंतर बता सकते हो। तो फिर मैंने कुछ बताया कि सर काइनेटिक्स मतलब और इसको कैसे चल रही है रिएक्शन उसको देख के बताएंगे। और जो भी ये बताया कुछ हाउ टू फाइंड एन एंड एम ऑफ द रिएक्शन, ये तो मैं पढ़ के गया था। मतलब वो जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछ रहे थे, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के तो सब पढ़े हुए थे, वो मनीष राजपूत सर ने भी पढ़ाए थे। मतलब 2 मेथड होते हैं, डिफरेंशियल मेथड और क्या बोलते हैं ये इंटीग्रल मेथड। पूरा डिफरेंशियल मेथड को एक्सप्लेन किया कि इसमें टी और सी का ग्राफ बनाएंगे और फिर डी सी बाई डी टी करेंगे, ये वो सो पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, फिर इनने मैंने वहां पे लिख दिया था के माइनस आर इज इक्वल टू के सी ए की पावर एन और सी बी की पावर एम। तो अब वो पूछ रहे थे एन और एम दोनों को फाइंड करना है। तो क्या बोलते हैं एन और एम दोनों को फाइंड करना है तो कैसे करोगे। तो मैंने फिर उनसे कहा था कि अच्छा सर बी को पहले एक बार बी को एक्स्ट्रा लार्ज कर देंगे तो फिर एन निकल जाएगा, और एक बार ए को लार्ज कर देंगे तो एक बार एम निकल जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, फिर इन्होंने कहा ठीक है। फिर ऐसे करके पूछते रहे, इससे 2-4 सवाल ऐसे ही पूछे, कंसंट्रेशन स्पीसीज इंक्रीजिंग। अच्छा तुमने कहीं ऐसा एग्जाम्पल देखा है कि जहाँ पे कहीं स्पीसीज का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है और फिर डिक्रीज कर रहा है। मैंने कहा हाँ सर देखा है, वहां देखा है मैंने वो क्या सीरीज और पैरेलल रिएक्शन के कॉम्बिनेशन में, जहाँ पे ए चेंजेस इनटू बी और बी चेंजेस इनटू ऐसे करके जो था। उनने कहा ठीक है। तो इसमें ऐसे करके उनने कहा कि इसका तुम मतलब एक्सप्लेन करो कैसे हो रहा है। मैंने सर बताया सर ए जब बी इसमें जा रहा है तो ये धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है बी, और धीरे फिर बी भी आगे सी में जा रहा है तो बी धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। फिर दोनों में ए चेंजेस इनटू बी में ऊपर लिखा था K1 और बी चेंजेस इनटू सी में लिखा था K2। ये लेवेंस फील्ड का ये है। इनने बताया K1 और K पूछा K1 और K2 अगर चेंज होगा तो उसमें वो बताओ तुम मतलब K1 इसका वो बताओ ग्राफ बनाओ। तो वो लेवेंस फील्ड बुक में है, वो भी मैं पढ़ के गया था, वो मैंने बना दिया सर। K1 अगर K2 से ज्यादा होगा तो ऐसे ग्राफ आएगा, थोड़ा अभी मैं भूल भी गया हूँ, वो थोड़ा ऊपर से आएगा ऐसा करके जो भी मैंने बना दिया था वहाँ पे। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि अगर PFR का एरिया वेरिएबल हो, मतलब वो थोड़ा कोन टाइप का हो, तो इफेक्ट क्या पड़ेगा। मैंने कहा था सर मतलब वो भी कहीं लेवेंस फील्ड किताब में पढ़ के गया था मैं कि PFR के एरिया अगर चेंज भी होता है क्रॉस सेक्शनल तो उसके कंसेंट उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है कन्वर्जन पे। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर हीट ट्रांसफर से इनने सवाल पूछे। अब हीट ट्रांसफर से मतलब यहाँ तक सीआरई, खाली सीआरई ऐसा पार्ट था जो मुझे लगा मैं ढंग से बता पाएगा। इसके बाद हीट ट्रांसफर के बहुत हाई लेवल के सवाल पूछने लग गए थे। हाई लेवल तो नहीं, मतलब ये बीच बीच में से मैं कुछ आंसर दे रहा था और ये एक लाइन को पकड़ के क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे, तो उस क्रॉस क्वेश्चन के आंसर में दे नहीं पा रहा था। जैसे इन्होंने पूछा डिजाइन ऑफ शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर सुनाओ, तो अब मैं पढ़ के गया था शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के मैं डिजाइन सुनाना शुरू कर दिया। अब क्या बोलते हैं कुछ इनने जैसे ही मैं पहले बोलते हैं अज्यूम अज्यूम यू, जैसे ही मैंने कहा अज्यूम यू, उनने कहा अज्यूम कैसे कर लोगे। फिर मैंने ऐसी कुछ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके कुछ बोला, उन्होंने कहा ठीक है। फिर जैसे ही वहां पे एक जगह आता है एरिया हम निकालते हैं, एरिया इज इक्वल टू 2πr/L/n। तो इसमें क्या बोलते हैं मैंने कहा कि इसमें हम 2 क्वांटिटी अज्यूम करेंगे।
मतलब इसमें 3 क्वांटिटी अननोन है। एक तो आर है, एल है और एन है। ए ऊपर से हम निकाल के आ रहे हैं, तो इनने 2 क्वांटिटी एज्यूम कर लेंगे। अब इनने कहा 2 क्वांटिटी कैसे एज्यूम कर लेंगे? अब हम तो सर उतना ही पढ़ के गए थे जितना कि खाली किताब में खाली रटा रटा था। वो बीच बीच में से पूछ रहे थे ये कैसे कर लेंगे एज्यूम, वो कैसे कर लेंगे एज्यूम। ठीक है। तो इतना डीप में मैंने कभी पढ़ा भी नहीं था, तो मैंने कहा सर पता नहीं सर कैसे कर लेंगे, सर कर लेंगे बाद में कहीं आके सही कर लेंगे, ऐसा कह दिया। तो उसके आगे आगे बढ़ गया। ठीक है। फिर यू है, फिर उन्होंने कहा कि ट्यूब साइड और शेल साइड पास कैसे निकालोगे, वो नहीं बताया तुमने। फिर वैसे शेल साइड पास को मैं पढ़ के गया था, शेल साइड पास कैसे निकालते हैं, वो कुछ क्रॉस, अगर क्रॉस हो रहा है, मतलब कुछ टेम्परेचर क्रॉस होता है तो वहां से कुछ प्लेट बनाते हैं, वो करके मैंने मतलब वो बना के दिखा दिया था उनको डायग्राम, कि उन्होंने कहा ठीक है ऐसे निकालेंगे, सही है। फिर कुछ अच्छा, जैसे हम वो इक्वेशन लिखते हैं 1/u, उन्होंने कहा कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की इक्वेशन लिखो। मैंने कहा 1/u इक्वल टू 1/hi प्लस 1/ho। उन्होंने कहा तुम एक इंपॉर्टेंट टर्म मिस कर रहे हो। फिर मैंने सोचा क्या इंपॉर्टेंट टर्म मिस कर रहे हैं। मैंने कहा सर एरिया। नहीं नहीं, एरिया नहीं, एक और टर्म। फिर मैंने कहा अच्छा वो सर वो के थर्मल कंडक्टिविटी वाला टर्म लिख दिया। फिर मैंने अच्छा हाँ, तुम मेन टर्म तो मिस कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा इस पूरी इक्वेशन में डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा होगा। फिर उस समय मैं आंसर नहीं दे पाया, घर पे आके मेरे को याद आया, अच्छा डिसाइडिंग फैक्टर तो, क्योंकि इनर साइड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट भी मतलब फ्लो में, और आउटसाइड वाला भी हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट भी फ्लो में, तो बहुत ज्यादा होंगे, तो डिसाइडिंग फैक्टर वो के वाला ही होगा शायद, वो वही कहना चाह रहे थे। मुझे उस समय समझ एकदम से दिमाग स्ट्राइक नहीं किया। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि इफ यू वांट टू चेक इफ द प्रीवियस, हाँ, तो उनने फिर मेरे से वापस वही सवाल पूछा जो मेरे से एसआरएफ में भी मैंने आंसर दिया था, कि उन्होंने कहा कि अगर पहले से हीट एक्सचेंजर बना हुआ है तो उसको चेक कैसे करोगे। वो तो मुझे याद ही था, वो मैंने पूरा सुना दिया। उन्होंने कहा कि विस्कोसिटी का इफेक्ट यहाँ पे, अगर विस्कोसिटी फ्लूइड की चेंज हो रही है तो तुम कहाँ पे इसको एकोमोडेट करोगे। तो मैंने सर बता दिया कि क्या बोलते हैं वो वाली इक्वेशन लिख दी, नसल्ट नंबर वाली, क्या बोलते हैं उसे, वो पूरी इक्वेशन लिख दी और कह दिया सर यहाँ पे नसल्ट नंबर ये एच पे आ जाएगा, तो यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, जिसमें म्यू बाय म्यू डब्ल्यू की पावर 0.14 इज इक्वल टू नसल नंबर कुछ इक्वेशन होती है, वो उस समय लिख दी थी, अभी भूल गया। ठीक है। स्टीम, फिर क्या बोलते हैं, इनने कहा कि स्टीम पाइप के इंसुलेशन को डिजाइन कैसे करोगे। मैंने कहा सर ये हमें ये नहीं आता सर, स्टीम पाइप के इंसुलेशन का डिजाइन पूछ रहे थे। अब मुझे लगा कि शायद, मैंने कहा सर कुछ मुझे लगा वहां से पूछ रहे होंगे, आर इज इक्वल टू के बाय जो होता है वहां से पूछ रहे होंगे। मैंने कहा सर क्या बोलते हैं क्रिटिकल इंसुलेशन कुछ निकालेंगे। उन्होंने कहा क्रिटिकल इंसुलेशन, फिर उससे कितना ज्यादा रखेंगे, ये रखेंगे, तो बहुत डीप में चले गए थे। तो मैंने कहा सर सॉरी, मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रही। ठीक है, वो बहुत डीप में जाके पूछते हैं सवाल। फिर क्या बोलते हैं, फिर टेम्परेचर प्रोफाइल बनाओ पाइप और इंसुलेशन में, मतलब पाइप भी और इंसुलेशन भी है, तो टेम्परेचर प्रोफाइल बना दो। तो मैंने बना दी थी, वो कर्व करके आती है, वो भी क्या बोलते हैं वो वैसे वो मनीष राजपूत सर ने उसमें यूट्यूब वीडियो में बनाई हुई थी, और मतलब वैसे पढ़ी हुई थी किताब में मैंने। ठीक है। तो फिर फ्लूइड मैकेनिक्स से पूछना शुरू कर दिया कि एक ये हमारी बिल्डिंग है, उसी बिल्डिंग में जहाँ पे हम इंटरव्यू दे रहे थे, ये बिल्डिंग है, इसमें क्या बोलते हैं ओवरहेड में एक टैंक है। अब कह रहे हैं कि हमें 1 किलोमीटर दूर तक ग्राउंड पे वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है, तो पंप और पाइप सबका डिजाइन करो। अब क्या बोलते हैं, पाइप का डिजाइन तो हमें आता था सर, तो और पंप का डिजाइन बिल्कुल पढ़ा नहीं था। मतलब पंप का मुझे पता लग भी नहीं रहा था, पूछेंगे तो। मैंने कहा सर पंप का नहीं आता सर मेरे को डिजाइन, और पाइप का आता है। तो उन्होंने कहा तो पंप, बिना पंप के तुम पाइप ट्रांसफर कैसे कर दोगे, पाइप का डिजाइन करके करोगे। अच्छा ठीक है, चलो पाइप का ही बताओ। फिर पाइप का मैंने डिजाइन शुरू किया, उसमें भी सर मैं कुछ बता रहा हूँ, वो एक एक लाइन के बाद पूछते जा रहे हैं कि ये कैसे करोगे यहाँ। अच्छा, पाइप के डिजाइन में भी पहले वो प्रेशर ड्रॉप चाहिए होता है, यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर ड्रॉप। उन्होंने कहा कि तुम प्रेशर ड्रॉप कैसे मानोगे। फिर मैं, उनने खुद ही ऐसा, मतलब उसके उनने ऐसे ऐसे सवाल पूछे, वो खुद ही ले आए। अच्छा तो इसका मतलब तो तुम्हें पहले पंप डिजाइन करना ही पड़ेगा। मैंने कहा हाँ सर करना तो पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चलो पंप के डिजाइन में तुम्हें क्या क्या चीज चाहिए, या मैन्युफैक्चर क्या क्या चीजें देता है। अब क्या बोलते हैं, मैंने कहा सर हेड और ये क्यू, मतलब फ्लोरेट। उनने कहा ठीक है, और कुछ भी देता है, और कुछ भी। उनने कहा कि मैंने कहा सर पता नहीं एफिशिएंसी। मैंने कहा एफिशिएंसी। उन्होंने कहा एफिशिएंसी नहीं, कुछ और भी देता है। उनने कहा उनने खुद ही बताया, मैंने नहीं बता पाया था। उन्होंने कहा ब्रेक पावर देता है, मतलब ब्रेक हॉर्स पावर। मैंने कहा अच्छा हाँ सर सही है। और भी कुछ उन्होंने एक और क्वांटिटी बताई थी, ये भी देता है एनपीएसएच जो भी है। रिक्वायर्ड भी देता है। हाँ एनपीएसएस रिक्वायर्ड, हाँ एनपीएसएस रिक्वायर्ड। नहीं हाँ, उनने कहा एनपीएसएस देता है। मैंने कहा हाँ सर, हाँ मैडम, एक मैडम थी, तो मैंने कहा यस मैम एनपीएसएस देता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैन्युफैक्चर कौन सा देता है और तुम कौन सा निकालते हो। अब ये सर आपकी वीडियो में निकाल आपने बता ही रखा था। तो मैंने कहा सर एनपीएसएच आर वो देता है और एनपीएसएच ए हम निकालते हैं। उन्होंने कहा, मैडम ने कहा ठीक है। फिर उनने शायद इसमें कुछ कैविटेशन का सवाल भी पूछा था कि इसमें ऐसा क्यों होगा, वो क्यों होगा, वो मैं बता भी दिया था। ठीक है। फिर इन्होंने पूछा कि वाई, अच्छा हाँ, फिर इन्होंने पूछा कि पंप, मतलब वो सिस्टम कर्व वाले सवाल पूछे थे इनने। फिर क्या बोलते हैं, एक उनने ऐसा पूछा कि मतलब मैंने पहले इनने कहा कि पंप का तुम सिस्टम, वो पंप का कैरेक्टरिस्टिक कर ड्रॉ करो। तो मैंने मतलब वैसे ही ड्रॉ कर दिया ऊपर से नीचे तक,
ड्रॉ कर दिया, दोनों तरफ मैंने वाई एक्सेस में भी ज्वाइन करवा दिया था, एक्स एक्सेस में भी। इनने कहा ये दोनों एक्सेस में ज्वाइन होगा क्या? फिर मैंने थोड़ा सोचा सर, फिर मैंने एक एक्सेस में मिटा दिया था, नो मैडम इस एक्सेस पे नहीं होगा, नीचे वाले पे नहीं होगा शायद, हाँ हाँ शायद नीचे वाले से मैंने मिटा दिया था। तो उन्होंने कहा तो नीचे वाले में नहीं है, वहाँ सही है। फिर उन्होंने कहा कि हमारे सिस्टम दूसरे घर पे वर्क करता है, तो ये क्या बोलते हैं, वीडियो तो देख, ये सर आप ही की वीडियो में मुझे याद था, आपका देख रहा था। तो उन्होंने कहा, मैंने फिर ऊपर को एक वो बना दिया, मैडम इसको सिस्टम कर्व करते हैं। फिर मैंने उसको लेकिन थोड़ा ओरिजिन से ऊपर से स्टार्ट करके बना दिया। मैडम ने कहा कि क्या बोलते हैं, तुमने इसको ओरिजिन से ऊपर से क्यों शुरू किया? फिर मैंने सोचा हाँ, अगर क्या बोलते हैं हेड जीरो होगा तो फ्लो रेट भी जीरो होगा, तो फिर मैंने उसको नीचे से करके फिर उसे सिस्टम कर वो करा दिया। अच्छा, मैडम ने कहा ये इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं? तो मैंने बता दिया मैडम, ये क्या बोलते हैं इसको, वर्किंग क्या बोलते हैं, ऑपरेशन पॉइंट कहते हैं, इस पे हमारा सिस्टम वर्क करता है, ऐसा करके बोल दिया। ठीक है, फिर उसको क्या बोलते हैं तुम, ये क्या बोलते हैं जो तुमने ये कर्व बनाया है सिस्टम कर्व, इसको निकालोगे कैसे? मैंने कहा मैडम क्या बोलते हैं हम सिस्टम को रन करेंगे और क्या बोलते हैं अलग अलग फ्लो रेट पे या अलग अलग प्रेशर ड्रॉप पे कितना हमारा, अलग अलग प्रेशर ड्रॉप पे कितना फ्लो रेट मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम ये करते जाएंगे। मैडम ने कहा सही है। तो मतलब और ये जैसे अच्छा कैसे निकालोगे मैथमेटिकली तो बताओ। तो मैंने बताया मैडम इस क्या बोलते हैं ये मेजर लॉस होगा, इसका फ्रिक्शन फैक्टर जो इक्वेशन है वो डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर वाली, उससे निकाल देंगे। और माइनर वाले मैडम, मैंने कहा मैडम ये वॉल वॉल इनके उससे निकाल देंगे, के डेल्टा पी इज इक्वल टू के रो वी स्क्वायर बाय 2 करके। उन्होंने कहा मैंने कहा ये के कैसे निकालते हैं? मैंने कहा मैम उसका चार्ट होता है, हर एक जैसे 45 डिग्री एल्बो और 90 डिग्री एल्बो ऐसे जो भी है उनके अलग अलग के की वैल्यू होती है। मैडम ने कहा सही है सही है, ठीक है। फिर एकदम मतलब फिर ऐसे ही फिर मास ट्रांसफर पे आ गए कि क्या बोलते हैं मास ट्रांसफर ऑपरेशन तुम कितने कितने जानते हो? तो मैंने दो चार मास ट्रांसफर ऑपरेशन के नाम लिए, जैसे डिस्टिलेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सट्रैक्शन, एक दो और नाम लिए होंगे याद नहीं, ठीक है। हाउ टू फाइंड, तो इनने कहा कि डिस्टिलेशन में तुम स्टेज को कैसे फाइंड करोगे? तो मैंने बता दिया मैं मैकएप-थिल मेथड होता है उसका, ठीक है। अजम्पशन, तो मैकएप-थिल की अजम्पशन बताओ। वो भी सर आपने पढ़ा रखी थी, लेकिन और मैंने मतलब आपके पूरी उससे नोट्स भी बना रखे थे, लेकिन उस समय एक दो याद आई, एक दो भूल गया, तो ऐसा था। या जितनी भी थी, तीन थी या जो भी थी, एक एक मैंने बताई थी, एक भूल गया था, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन डिस्टिलेशन एंड एक्सट्रैक्शन बताओ। तो मैंने बता दिया ये होता है वो होता है। और क्या बोलते हैं इनने बोला कि रिलेटिव वोलेटिलिटी की एक्सट्रैक्शन में एनालॉगस क्वांटिटी क्या होती है। फिर एकदम से मैंने तो कोई दूसरा शब्द कहा था, मैंने पहले कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट कहा था, फिर मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट नहीं होगा, मैडम ने कहा। फिर मैंने कहा कि मैडम सॉरी मैम वो नहीं होगा, वो होगा क्या, सेलेक्टिविटी हो। मैम ने कहा यस सेलेक्टिविटी होगा। फिर इतना इंटरव्यू हुआ था, ये लगभग 1 घंटे 20 मिनट तक इंटरव्यू हुआ था, और इसमें मैं क्वालिफाई नहीं हुआ था। चलो कोई बात नहीं, अभी तो तुम्हारा बहुत जगह क्वालिफिकेशन हो ही गया है। अच्छा, हाँ यस लास्ट अब सर। एनपीसीएल के बारे में बात करते हैं। हाँ सर एनपी एनपीसीआईएल का, हाँ सर एनपीसीआईएल का पिछले 3 साल के गेट स्कोर के बेसिस पे वो ले रहा था। तो मतलब 2000 जैसे अभी 2022 है और 21 और 20 इतने गेट स्कोर के बेसिस पे ले रहा था। 22 में तो मेरा गेट स्कोर थोड़ा खराब आया था, 21 के गेट स्कोर के बेसिस पे मेरा हुआ था। इस बार 21 में कट ऑफ मतलब वैसे एनपीसीएल की कट ऑफ कुछ 656 गेट स्कोर तक इस बार कॉल किया था, और मेरे 21 में 678 आया था, और इस बार 600 आया है। तो वो पिछले साल के गेट स्कोर के बेसिस पे मेरा मतलब कॉल आया था एनपीसीएल के कि तुम्हें आना है मतलब इंटरव्यू के लिए। वहां भी सेम जगह मेरा इंटरव्यू था जहाँ पे बार्क का इंटरव्यू था, वहीं पे उसी के बगल में एनपीसीएल का ऑफिस है, वहीं पे उनका इंटरव्यू था। और बार्क और एनपीसीएल में एक चीज वो है कि दोनों में मतलब 100% वेटेज इंटरव्यू का होता है फाइनल मेरिट में। तो मेरे को थोड़ा मतलब लग रहा था कि शायद एनपीसीएल में हो मतलब अगर इंटरव्यू का भी बेस है, वरना गेट स्कोर तो मेरा कोई अच्छा था नहीं जिसके बेसिस पे हो जाए। तो एनपीसीएल का फिर वहां पे इंटरव्यू हुआ, वो भी मतलब बार्क से थोड़ा कम रिसर्च बेसिस का था, लेकिन वो भी मतलब नॉर्मल पीएसयू से थोड़ा ज्यादा इन डेप्थ था। और क्या बोलते हैं, लेकिन इसका ड्यूरेशन खाली आधे घंटे का था। बार्क तो 1 घंटा 20 मिनट तक चला था, लेकिन एनपीसीएल का इंटरव्यू मात्र मेरा आधे घंटे का चला था। तो उन्होंने भी पूछे कि क्या बोलते हैं फेवरेट सब्जेक्ट तुम्हारे क्या हैं, तो मैंने भी वहां पे वही सब्जेक्ट बताया जो मैंने बार्क में बताया, सीआरई, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स और मास ट्रांसफर। फिर इनने हीट ट्रांसफर से शुरू किया पूछना कि मतलब कंडक्शन और कन्वेक्शन के मैकेनिज्म बताओ। तो मैंने बताया सर कंडक्शन में ये पार्टिकल पार्टिकल छूते हैं और फिर इससे इसमें ट्रांसफर होता है, और कन्वेक्शन में सर मतलब बल्क फ्लो की वजह से ये ट्रांसफर होता है। ठीक है ठीक है। उनने कहा एक जैसे स्लैब है, स्लैब और मतलब रूम में एयर अपने आप मतलब नेचुरल है, ठीक है, कुछ मतलब अलग से मूवमेंट नहीं हो रहा है एयर का। तो अब स्लैब थोड़ा हाई टेम्परेचर पे है, इस स्लैब से तुम
इसके चारों ओर मतलब एक तरह से एयर का फ्लो बनाओ। तो मैंने बना दिया सर, यहाँ से गर्म की एयर ऊपर को उठेगी और इधर से ठंडी एयर इसको फिल करने के लिए इधर से आएगी। उन्होंने कहा सही है सही है, ठीक है। वो भी ब्लैक, वो मतलब व्हाइट बोर्ड में था और वो पुराना वाला ब्लैक बोर्ड में था, ठीक है। तो व्हाइट बोर्ड में सब मार्कर से मैं ड्रॉ करके बना ही रहा था, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि क्या बोलते हैं, ये सवाल वैसे मैंने कहीं पढ़ा तो था मैं, लेकिन भूल गया था उस समय। उन्होंने पूछा पूरा स्टील एयर है और स्लैब एक बार हॉरिजॉन्टल पोजीशन में एक बार वर्टिकल पोजीशन में, तो इसमें मतलब कौन सा पहले ज्यादा ठंडा होगा। तो इसका आंसर मैं दे नहीं पाया था, मैं भूल गया था। मैंने कहा सर सॉरी, मैंने कुछ कुछ बोला कि सर इसमें क्या बोलते हैं, लेकिन पता नहीं, वो याद नहीं, मतलब याद जो मैंने बोला वो तो याद थे, लेकिन वो शायद सही नहीं था, ठीक है। तो कुछ कुछ बोला था, उन्होंने कहा ऐसा होगा नहीं होगा, ये होगा वो होगा, तो उसमें थोड़ी देर तक बात होती रही, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि इन्होंने पूछा कि अच्छा रेडिएशन इसमें होगा क्या स्लैब में। मैंने कहा सर रेडिएशन अगर इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तब इसमें रेडिएशन होगा, वैसे लो टेम्परेचर पे रेडिएशन नहीं होता। फिर इन्होंने कहा दो स्लैब ड्रॉ करो, एक बड़ा है एक छोटा है, इसके ऊपर ही छोटा है। ये वाला टॉपिक भी मैं पढ़ के नहीं गया था, ये मुझे पता है टॉपिक था कहीं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, एक बड़ा स्लैब है एक छोटा स्लैब है, तो इन दोनों के बीच में रेडिएशन का मतलब पहले तो नॉर्मल एक ही स्लैब में रेडिएशन का फॉर्मूला लिख दो। मैंने लिख दिया वही एप्सिलॉन ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 ऐसे करके लिख दिया। इनने कहा इसके ऊपर एक और स्लैब है, अब जो इनके बीच में एरिया होगा वो कौन सा एरिया होगा वो भी क्या बोलते हैं, वो उस टॉपिक में पढ़ के नहीं गया था, वो मतलब रेडिएशन बिटवीन पैरेलल प्लेट्स वाला उसमें था ही। तो मैंने कहा सर वैसे मुझे अंदर से आ रहा था कि क्या बोलते हैं ये वो वाले टॉपिक से पूछ रहे हैं। मैंने कहा सर छोटा वाला एरिया होगा। उन्होंने कहा छोटा वाला कैसे होगा, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा सर पता नहीं। फिर इनने वो सवाल पूछा था, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं इतना हो गया, फिर इनने कहा कि सीआरई से, इनने कहा सीआरई का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे। तो यही सवाल बार्कन वालों ने पूछा था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे, ये इनने पूछा। मैंने बताया सर दो और मेथड होते हैं, एक डिफरेंशियल एक इंटीग्रल। इनने फिर उन्होंने कहा एक्सप्लेन करो। मैंने कहा सर डिफरेंशियल वाला करूँ, तो डिफरेंशियल वाला मैंने सेम एक्सप्लेन कर दिया था। बार्कन वालों ने भी सेम सवाल पूछा, इन्होंने पूछा था। फिर इनने फ्लूइड मैकेनिक्स से पूछा, तुम फ्लूइड मैकेनिक्स से पूछे हो तुमसे। मैंने कहा हाँ सर पूछिए। इनने कहा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या होता है। अब पहले तो रेसिप्रोकेटिंग मतलब सेंट्रीफ्यूगल भी नहीं रेसिप्रोकेटिंग, और पंप भी नहीं कंप्रेसर। मैंने कहा सर क्या बोलते हैं इसमें रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट होता है और सर गैस के ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, इतना मुझे पता है, इसके अलावा मुझे इससे ज्यादा नहीं पता। अच्छा उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा तो पंप के बारे में सवाल पूछते हैं। इनने कहा, मैं सोचा ठीक है बढ़िया, एनपीएस से कुछ पूछेंगे बता ही देंगे। इनने कहा स्पेसिफिक स्पीड क्या होता है। अब मुझे हल्का हल्का फॉर्मूला मैं भूल गया था, कुछ याद तो आ रहा था, 3 की पावर मतलब एच की पावर 4/3, मुझे फॉर्मूला भी याद नहीं था। तो मैंने कहा सर मुझे मतलब या पता नहीं क्या होता है, ठीक है। मुझे कुछ पता भी था। और उनने कहा कि स्पेसिफिक स्पीड का फिर यूज क्या होता है, मतलब स्पेसिफिक स्पीड की वो क्या होता है। मैंने कहा सर पता नहीं। फिर उनने फिर अगला सवाल पूछा था कि एफिनिटी लॉ पता है। मैंने कहा सर पता है। वो भी सर क्या बोलते हैं, आपने वो पंप वाली वीडियो में बता ही रखे थे और वैसे भी पढ़ ही रखे थे कि एफिनिटी लॉ क्या होते हैं। मैंने नहीं एफिनिटी लॉ क्या होते हैं, नहीं एफिनिटी लॉ के बारे में पता है। मैंने कहा हाँ सर पता है। उन्होंने कहा एफिनिटी लॉ के एप्लीकेशन क्या होते हैं। एप्लीकेशन सर, मैंने कहा सर एप्लीकेशन नहीं होता सर, इजी सवाल पूछे। उन्होंने कहा चलो फिर सर, मतलब बोला नहीं ऐसा। फिर बट उन्होंने कहा ठीक है चलो लिख एप्लीकेशन दो। के बारे में भी तो मैंने बताया था, इम्पेलर अच्छा ट्रिमिंग ये बताया सब था। में यूज में आते हैं, ध्यान नहीं रहा अच्छा होगा। अच्छा सर, इतना याद नहीं था सर फिर तो सर तो चलो लिख दो। फिर मैंने लिख दिए। फिर उन्होंने कहा ठीक है चलो सही लिखे हैं। तो क्या बोलते हैं फिर इनने कहा कि वेंचुरी मीटर को ड्रॉ करके बनाओ। तो मैंने वेंचुरी मीटर ड्रॉ कर दिया। फिर इसमें कहा कि अलग अलग पॉइंट पे प्रेशर क्या क्या होते हैं, मतलब P1 P2 P3 के बीच में रिलेशन बताओ। वो P1 इनसाइड और P2 ये आई पे और P3 लास्ट में, तो इनके बीच में रिलेशन बता दिया, ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है ऐसे करके। फिर इन्होंने कहा कि अगर प्रेशर एंड में ज्यादा है और आई पे कम है तो बैक में आना चाहिए फ्लो, तो इसमें फ्लो इधर को कैसे हो रहा है। फिर मैंने इनको क्या बोलते हैं बोला भी, क्या बोलते हैं कि वेलोसिटी इसकी ये प्रेशर पे नहीं है, इसकी काइनेटिक एनर्जी अपने आप में ज्यादा है, तो ये फ्लो इधर को कर जाएगा। मुझे तो अपने मन में लग रहा था सही है सर, सही है ना ये तो आंसर। हाँ मतलब तो इनने कहा फ्लूइड का फ्लो ऑलवेज हाई मैकेनिकल एनर्जी से लो मैकेनिकल एनर्जी में होता है, ऐसा नहीं कि हाई हाँ प्रेशर हाँ से लो प्रेशर में। तो हाँ हाँ प्रेशर तो हाँ जरूर कम है इधर, बट हाँ 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 आपका काइनेटिक एनर्जी भी देखना पड़ेगा, हाँ। टोटल तो एनर्जी। लेकिन वो वहां पे मेरे को बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो मैंने कहा सर हो गया सर, अब पता नहीं कैसे हो गया, ऐसे करके बोल दिया था मैंने, ठीक है। ये तो बोला था फिर ठीक। तो फिर क्या बोलते हैं फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे कहीं वेव्स बनते हैं। मैंने कहा हाँ सर ये आई के बाद बनते हैं वेव्स, क्योंकि ये उधर से पीछे को आना चाह रहा है और ये आगे को जाना चाह रहा है, तो इसलिए वेव्स बनते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि एनपीसीएल के बारे में क्या जानते हो। तो मैंने फिर बोलते हैं कि एनपीसीएल के बारे में पढ़ के गया था कि एनपीसीएल इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सात इसके प्लांट हैं, इसके 22 टोटल न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, ऐसे करके कुछ कुछ बताया। फिर इन्होंने बताया न्यूक्लियर और थर्मल के बीच में अंतर बताओ, मतलब थर्मल एनर्जी के बीच में। मैंने बता दिया इसमें न्यूक्लियर से बनती है और दो चार और बताए। फिर इन्होंने बताया पूछा एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताओ, मतलब दोनों के, न्यूक्लियर और थर्मल के। तो यहाँ पे सर एक मैंने, वैसे मेरे को लग रहा था गलती कर दी मैंने, क्या बोलते हैं डिसएडवांटेज में इनके ऐसा बता दिया कि न्यूक्लियर वाले में थोड़ा खतरा ज्यादा रहता है। तो वो थोड़े उसमें नाराज हो गए थे कि क्या बोलते हैं ऐसा कैसे तुम क्या बोलते हैं
खतरा रहता है तो तुम ज्वाइन क्यों करना चाहते हो? अब थोड़ी देर तक मैं शांत हो गया, तो फिर हम्म, मैं आंसर नहीं आ रहा था, फिर उन्होंने खुद बोला अरे अरे तुम्हारा इंटरव्यू सही गया है, तो तुम मतलब कुछ और सोचो। फिर मैंने क्या बोलते हैं बोला कि हाँ सर उसमें क्या बोलते हैं सब प्रोटेक्शन इक्विपमेंट सूट वूट सब देते हैं। उन्होंने कहा हाँ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है और इतना रिस्क नहीं रहता है जो तुम ऐसे बोल रहे हो, ठीक है। उन्होंने कहा, मैंने कहा ओके सर। फिर उन्होंने कहा तुम्हें कोई क्या बोलते हैं कहीं भी तुम्हारी पोस्टिंग हो जाए उसमें कोई दिक्कत तो नहीं? मैं कहा नो सर कोई दिक्कत नहीं, ओके थैंक यू करके आधे घंटे में इतना इंटरव्यू हुआ सर, और इसमें सिलेक्शन हो गया था सर मेरा। चलो चलो हार्दिक, तुमको बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन, ये सब जगह सिलेक्शन हुआ है इसके लिए। और यस तुम सर। बहुत यस सर। डिटेल में सारे क्वेश्चन बताए और थोड़ा बहुत आंसर भी बताए, तो इसके लिए बहुत यस बहुत सर। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये थैंक वीडियो यू। कोई भी फ्यूचर एस्पायरेंट होगा, केमिकल इंजीनियरिंग का कोई स्टूडेंट होगा, तो उसको ये यस वीडियो सर। जरूर काम में आएगा। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, तो इसको और लंबा नहीं करते हैं। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।